हेलो फ्रेंड। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर टेट की या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे हैं सोशल साइंस के लिए, जिसमें हम क्लास 6 to 8 की जो है बुक है सारे को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक की क्लास 6 से ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और अगर 4 को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम आपसे पूछे जाएंगे। देखिए मैप के द्वारा, यानी ऐसे ऐसे टॉपिक यहाँ पर है कि जिसमें अगर आपको पूरा देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व है जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है। आपने देखा भी होगा पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या भूमंडल कहते हैं। ठीक है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उससे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वायुमंडल की परिभाषा हो गई, ये स्थल मंडल की परिभाषा हो गई। फिर आगे देखते हैं, जहाँ क्या है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम क्या है? जलमंडल भी कहते हैं। तो ये स्थल मंडल हो गया यहाँ पर, ये वायुमंडल, यहाँ पर जलमंडल हो गया। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ हो गया, जल हो गया या जल वाष्प हो गया, ये सारी चीज सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे क्या है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। अब देखिए तीनों मिलकर क्या है? जीवमंडल हो जाता है। जीवमंडल या जैवमंडल कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, जीवमंडल या जैवमंडल, ठीक है, ये सारे चीज क्या है? एक ही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के क्या है? जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे शब्दों की उत्पत्ति। तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। देखिए ये भी आप नोट करेंगे क्योंकि ऐसा पूछेगा कि लिथास का अर्थ क्या होता है? पत्थर है। एटमॉस का अर्थ क्या होता है? वाष्प हो गया। ह्यूडर का अर्थ क्या होता है? जल हो गया। ठीक है, इन सबको जरूर आप देखेंगे। ठीक है, और यहाँ बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। लिथास का अर्थ पत्थर हो गया, एटमास का अर्थ वाष्प हो गया, ह्यूडर का अर्थ जल हो गया, अब बायोस का अर्थ हो गया जीवन। इनको जरूर पढ़ेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी बुक को कवर करा जाता है, चाहे आप क्लास 9th की देख लीजिए या 10th क्लास की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भूमंडल की बात की जाती है, भूमंडल कह लीजिए या स्थल मंडल। ठीक है, सारे एक ही चीज है। भूमंडल कह लीजिए या स्थल मंडल कह लीजिए, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या भूमंडल कहा जाता है? यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। ठीक है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है पृथ्वी के। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को क्या महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। देखिए बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, और बड़े जलाशयों को क्या महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे चित्र में देखेंगे। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या आप स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। आपने देखा कि जब किसी की ऊंचाई मापी जाती है तो वहाँ पर क्या है? समुद्र से इसकी ऊंचाई मापी जाती है। जैसे आपने नोटिस कभी किया होगा कि जब कभी आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ पर जो बोर्ड लगा रहता है तो वहाँ पर लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, यानी समुद्र तल से सभी की ऊंचाई समान रहती है।
ठीक है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस मैप को देखेंगे आप। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, विश्व का मैप है, ग्लोब जिसे कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग महाद्वीप है। आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे जो बड़ा मैप है, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर क्या रहता है, सबसे छोटे महाद्वीप की जो बात की जाती है ऑस्ट्रेलिया हो गई। पहले सबसे नंबर पे एक है एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका हो गया, फिर यूरोप हो गया, और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब इसी मैप में देखेंगे ये आपका प्रशांत महासागर है इधर है, और इधर आपका ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर हो गया आपका, ये हिंद महासागर हो गया, ये आर्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, ये आपका दक्षिणी महासागर हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे प्रकार से देख लेंगे। इसमें सारी चीज़ को देखना कि एशिया में क्या क्या है, हिमालय पर्वत है, तिब्बत का पठार है। एशिया यूरोप को क्या यूराल पर्वत जोड़ता है या अलग करता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे एटलस पर्वत आपका है, महासागर, सहारा मरुस्थल है, नील नदी अफ्रीका में है। इन सारे चीज़ों को आप जरूर देख लेंगे, आपसे यही एग्जाम में पूछा जाता है, मैप से ही एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अमेजन नदी कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है, आपके यहीं पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, या कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और अगर मकर रेखा है ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। इन सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, इस मैप को जरूर आप देख के जाना, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। जैसे अभी आपने देखा कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से क्या है 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये आपका है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आज की जो समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मतलब इतने ऊंचे शिखर से भी विश्व का जो सबसे एक गहरा भाग है जिसका नाम है मेरियाना गर्त, ये कहाँ पर, ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, मेरियाना गर्त है, जिसकी जो गहराई है ये आपके माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, यानी कि 11,022 मीटर है। सोच लीजिए कि जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उससे भी गहराई समुद्रों में है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इन पॉइंट को याद रखें। मेरियाना गर्त की जो है आपकी ऊंचाई कितनी है, अब मेरियाना गर्त की जो आपकी कितनी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। और एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8,848 है। तो इन सबको जरूर याद रखेंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, हर एक पॉइंट को हमें पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये 29 मई 1953 को क्या पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। देखो ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे फिर क्या है, जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला है जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, अब बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को क्या है एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। देखिए सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने कदम रखा, तो आपको यहाँ पर बताना है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। डेट याद रख लेना आपको। अगर पहली महिला की बात की जाती है जुंगो ताबेई थी हैं विश्व की। ठीक है, भारत की महिला की बात की जाती है तो बछेंद्री पाल थी। तीनों अलग अलग डाटा है, पढ़ लेना आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, अब ये महाद्वीप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। कैसे हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अभी हमने मैप में देखा था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि विश्व के मानचित्र को देखिए, ध्यान आप देंगे तो स्थल का जितना भी बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक महाद्वीप को थोड़ा सा इनकी बेसिक चीज़ों को देखेंगे। एशिया महाद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, जो अभी हमने देखा है।
यूरोप एवं एशिया की जो संयुक्त भूभाग है इसको हम कहते हैं यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग। अब यहाँ पर हम यूरोप के बारे में देखते हैं। अब यूरोप क्या है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, ठीक है। यह तीन तरफ से क्या है, जल से घिरा है। ध्यान देना है, यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में इसकी स्थिति आपको देखना है। चलिए अब यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। यानी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब आप देखेंगे मैप में तो आपको ये दिखेगा कि एक ऐसा ही यही महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा सहारा का रेगिस्तान जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों तरफ से क्या समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में से वो देखना आपको, ठीक है। एक बात और ध्यान देंगे आप, ठीक है, कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। यानी विश्व की सबसे जो लंबी नदी अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, जिसका नाम है नील नदी, ठीक है। तो अफ्रीका का मानचित्र भी देख के इसकी लोकेशन को आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकर है, यानी कि पतले भाग से स्थल से क्या है, जुड़ा है, जिसको हम पनामा जल संधि कहते हैं। देखिए पेपर में आपको ये भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। एक स्थलीय भाग से संकर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम है, यहाँ पर अभी बताया गया है, क्या है, स्थल संधि, यानी स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। इसको क्या अभी हमने पढ़ा था, पनामा हमने पढ़ा था, ठीक है। पनामा स्थल संधि हमने पढ़ा था भी, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे भारत और श्रीलंका जो है क्या है, यह भी एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि है, ठीक है। इसको देखेंगे क्या है, पाक जल संधि, ये पेपरों में अक्सर पूछा जाता है, क्या है, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। और यही जब बात होती है आपकी, यही जो बात होती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। इसको भी आप देखेंगे, पनामा स्थल संधि, ठीक है। ये भी नोट कर लेंगे, पेपर में पूछा जाएगा। और यहाँ पर परिभाषा दी गई है, स्थल संधि की परिभाषा, ये जल संधि की परिभाषा, ठीक है। यानी पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे आप कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक है। अब आगे देखिए दक्षिणी अमेरिका के बारे में, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, आपको ध्यान देना है। आपको अपने पास विश्व का और भारत का ये 2 क्या है मैप आपको रख लेना है। जब भी कोई चीज़ पढ़ते रहिए तो उस मैप में जरूर देखते रहिए, ठीक है। फिर देखेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला जो लंबी है एंडीज है, ठीक है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैली हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। देखो बड़ा अलग होता है, लंबी अलग होता है, ठीक है। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, कोई जीवन नहीं रहता है, क्योंकि ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है जहाँ पर ये बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या है किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों की क्या शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। जैसे भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर हैं।
जिसका नाम है मैत्री और भारती। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जो शोध केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है उसके नाम क्या है, तो ये याद रखेंगे आप। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसे जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो 71% जो भाग है ये जल से तथा 29% जो भाग ये स्थल से ढका हुआ है। अभी हमने मैप में देख रखा है ये क्या है, 97.5 है, ये 2.5 है, ये जल से है, ठीक है। यानी कि जो महासागर में है अभी क्या है कि 2.5% जो जल है ये अलवड़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि स्थल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, महिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित, यानी कि जल मंडल में ये सारे जो है गतिविधि जो रूप हैं ये सारे सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पे इतना सारा जल होते हुए भी कभी कभी क्या है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जितने भी जल हैं उसमें से अधिकतर जो जल क्या है वो खारा है, यानी कि जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो 97% से जो अधिक भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की चादरों एवं महानदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी जल का बहुत कम ही भाग अलवड़ है, यानी कि जो पीने योग्य है वो जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम क्या पानी की कमी को महसूस करते हैं। अब देखिए, यह महाद्वीप को याद करने के लिए कैसे समझाया गया है, ठीक है। यानी अलग अलग बॉक्स को आप गिन लेंगे तो इसे पता चलेगा कौन कि जिसमें ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसमें कम होगा वो छोटा होगा, ठीक है। जब इस तरह से आप देखेंगे तो ये 1 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर में है, ये 6 नंबर में, ये 7 नंबर में। यानी कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे। इन चीज़ को पढ़ लें जरूर से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात होती है महासागरों की, महासागर की बात, ठीक है, क्योंकि जलमंडल में अब महासागर को भी हमें देखना है। चलिए, अब महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है, ये एक बात ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकता है। देखिए प्यारे दोस्तों, इतनी ईमानदारी से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जितने लोग भी अगर देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका जो एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी जल्दी हम आपके लिए समय रहते हुए सारी एनसीईआरटी को बुक को कराकर प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी एसएसटी जो है सीटेट के लिए यानी इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आपको जो डर लगता है एसएसटी से वो आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको लाइक करना, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं, ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कहीं कहीं किताबें में आपको 4 महासागर देखने को मिलता है और कहीं कहीं आपको क्या है, अटलांटिक जो महाद्वीप है इसको भी महासागर में काउंट कर लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आपको देखना है कि बड़े से छोटे के आकार के आधार पर महासागर कौन से हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, लास्ट में आर्कटिक महासागर है। चित्र में आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ से। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग अभी हमने जो देखा था मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, ठीक है। चित्र में आपने देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का, कभी पेपर में पूछ देता है कि वह कौन सा ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक क्या है, तंदुरित है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी बहुत तंदुरित है, यानी कटी छटी है। यह
अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए यानी कि पानी की जहाज़ों के लिए क्या है, आदर्श स्थिति है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाता है तो व्यापार की दृष्टि से भी क्या यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब आगे हिंद महासागर को देखते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी कि हमारे भारत के नाम पर। ठीक है, अब यह जो महासागर है इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, किसकी, हिंद महासागर की। तो इसको भी आप देखेंगे पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप बता सकें। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लेना है कि यह क्या है, आर्कटिक महासागर क्या प्रशांत महासागर से एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसको हम क्या है, बेरिंग जल संधि करते हैं। या क्वेश्चन में पूछ दे कि बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करता है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में, इसको पढ़ेंगे। आपको पता है कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। पृथ्वी से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, यानी बहुत सारी जो है एक्टिविटी होती है, जो मौसम संबंधी गतिविधियां जो होती है वह क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। एक एक करके सबको हम देखेंगे। ठीक है, वायुमंडल क्या है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायु की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। चलिए, वायुमंडल क्या है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए कौन कौन से 5 परत है जो अभी हमने आपको बताया है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा चित्र में। चलिए आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, यहाँ पर है कि वायुमंडल क्या है, मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा है। 99% भाग है। ठीक है, यानी कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है। देखिए, वायुमंडल में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस की मात्रा कितनी है, तो नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी और गैसें जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ठीक है, अब ऑक्सीजन सांस लेने के लिए होता है। ठीक है, नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यदि बहुत कम मात्रा में है। देखिए, ऑक्सीजन सांस के लिए, नाइट्रोजन पूछा जाता है, ये वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप। अब आप ध्यान देंगे, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। आपने भी बहुत सारे चित्र को देखा है कि जो लोग पर्वतों पे चढ़ते हैं वो अपनी पीठ के पीछे सिलेंडर लेकर जाते हैं। आपने ये देखा होगा इस चित्र में, जैसे ये लेके जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप, देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, जैवमंडल है। जैवमंडल में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका वायुमंडल यहाँ पर है, ये आपका स्थलमंडल यहाँ पर है, ये आपका जलमंडल। ठीक है, लेकिन अब जो तीनों का जो संयुक्त क्षेत्र जो पाया जाता है वो आपका क्या है, जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है कि ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी हो जाएगा, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जैसे कभी कभी होता है कि कहीं आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट में कथन आता है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो ऐसे ही आपको जब डिटेल पढ़ेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जीवमंडल के बारे में। ये जैवमंडल हो या जीवमंडल, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर हम जैवमंडल या जीवमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीवमंडल क्या है? स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः क्या, दो भागों, जंतु जगत एवं क्या है, पादप जगत, यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के रूप में बांटा गया है, ठीक है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्या क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को क्या है, किसी न किसी रूप में क्या प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि लकड़ी के लिए, यानी सॉरी उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का क्या है, कटाव तेजी से होने लगता है, ठीक है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में भी परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल क्या है, दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का जो उत्सर्जित है पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के जो कारण क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेंगे कि भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मतलब उत्तरदायी है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एक जरूर करना जितने लोग भी देखेंगे, और इसे अपने दोस्तों के साथ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिससे हम आपके सीटेट एसएसटी के लिए बहुत सारे वीडियो और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन जब व्यू सही आएगा, लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इसी तरह से और भी चैप्टर की वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।